हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास चल रही है वेक्टर क्वांटिटीज की क्लास 11th के लिए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर। जो लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था एक सिग्निफिकेंस इसका कल या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लो आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जब मैंने वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज बताई थी तब मैंने कहा था कि वेक्टर को ऐड करने के लिए एक स्पेशल अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। हम वही पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक बेसिक सी चीज है कि किसी भी दो क्वांटिटीज को ऐड करना है तो वो सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। मतलब अगर मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड कर रहा हूं तो वेक्टर ए अगर वेलोसिटी है तो वेक्टर बी भी वेलोसिटी होनी चाहिए। वेक्टर ए अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर बी भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो इतना तो पता है कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी तो एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, जिसको हमने कह दिया रिजल्टेंट। क्या कहा? रिजल्टेंट। तो जब भी दो वेक्टर्स जुड़ेंगे तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, जिसको मैंने आर वेक्टर से डिनोट कर दिया या रिजल्टेंट कह दिया, सी वेक्टर मान लो। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने पे एक तीसरी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, जो खुद अपने आप में एक वेक्टर होगी। मतलब ये जो आर वेक्टर आएगा इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसकी खुद की एक डायरेक्शन होगी। अंडरस्टैंड? तो ये जान लेते हैं कि ये दो वेक्टर्स दो मैंने जोड़े हैं, ये कैसे जुड़ेंगे। यही वेक्टर अलजेब्रा है। ये ऐसे सिंपली नहीं जुड़ेंगे, इनको जोड़ने का एक तरीका होता है। तो देखिए, मान लो ये वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी गिवन है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपने पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ी है, तो मैं इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूंगा वेक्टर ए में जोड़ने के लिए, और इस तरह से शिफ्ट करूंगा। भाई वेक्टर के पास एक टेल होती है, एक हेड होती है, एक टेल होती है, एक हेड होती है। मैं इस तरह से इस वेक्टर बी को शिफ्ट करूंगा कि इस वेक्टर बी की टेल इस वेक्टर ए के हेड पे रखी जाए। यानी कि शिफ्ट करना है पैरेलली, तो इसका मतलब ना तो इसकी मुझे डायरेक्शन चेंज करनी और ना मुझे इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना। तो मतलब इस तरह का एक शिफ्टिंग मैंने कर दिया वेक्टर बी का। मैंने क्या पुट किया है? वेक्टर ए की हेड पे वेक्टर बी की टेल को पुट किया है, पैरेलली शिफ्ट किया है बी को वेक्टर ए की हेड के ऊपर। अंडरस्टैंड? और हमें गिवन है एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, यानी कि वेक्टर ए और बी के बीच में, आपको याद होगा ए और बी के बीच में थीटा कैसे? उन दोनों की कॉमन टेल्स के बीच में, मतलब ये वाला एंगल हमें थीटा गिवन है। इसको जब आगे लेके आओगे तो ये एंगल थीटा बनता है। तो अभी देखिए, वेक्टर ए को मैंने वेक्टर बी के ऊपर एडजस्ट किया है, इस तरह से शिफ्ट किया है वेक्टर ए की हेड के ऊपर। जैसे ही मैं वेक्टर ए की हेड पे वेक्टर बी को रखूंगा तो मुझे वेक्टर ए की टेल से और वेक्टर बी की हेड की तरफ एक नया वेक्टर मिलेगा। यानी कि जब भी मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो सिंपल सी बात है, किसी भी एक वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल को पुट करना है। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा इसका मतलब मैं उन्हें ऐड कर रहा हूं, तो मुझे एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, वेक्टर ए प्लस बी, जिसको हमने आर वेक्टर का नाम दिया है या रिजल्टेंट का। और ये होगा वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी की हेड की तरफ डायरेक्शन करते हुए। अंडरस्टैंड? यानी कि जब भी मेरे को दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो एक वेक्टर की हेड के ऊपर मैं दूसरे वेक्टर की टेल को रखूंगा और जो पहला वेक्टर है जिसकी हेड के ऊपर रखा है उसकी टेल से, और जो दूसरा वेक्टर है जिसकी टेल को मैंने वेक्टर ए पे हेड पे रखा है उसकी हेड की तरफ जाने वाला जो वेक्टर होगा वो ही क्या कहलाएगा? उन दोनों का सम या रिजल्टेंट। अंडरस्टैंड? और क्योंकि ये जो रिजल्टेंट आया है इसने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी और आर वेक्टर की तीन साइड्स का। यानी कि जब भी मैंने वेक्टर ए की हेड के ऊपर वेक्टर बी को पुट किया, जैसे ही इसका मतलब मैं ऐड करना चाह रहा हूं और एक नया वेक्टर आर मुझे मिल गया, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ रिजल्टेंट ए एंड बी के बीच में। तो इसलिए इस लॉ को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो मतलब समझ में आया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब ऐड करने के लिए
मैंने वेक्टर ए की हेड के ऊपर वेक्टर बी की टेल को रखा, तो वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी की हेड की तरफ एक नया वेक्टर मिला, जिसको हम कहते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या फिर रिजल्टेंट। अंडरस्टैंड? क्योंकि इन तीनों वेक्टर्स ने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, इसलिए इसको बस एक नाम दे दिया, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपने जान लिया कि जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में हम 2 + 3 कर देते हैं, वैसे नहीं होगा। अगर मेरे को किसी वेक्टर को किसी v1 वेलोसिटी को v2 वेलोसिटी में जोड़ना है, तो मेरे को v1 वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, उसकी जहां हेड होगी वहां पे मेरे को v2 वेलोसिटी की टेल रखनी पड़ेगी, और जैसे मैंने ऐसे किया, इसका मतलब मैं ऐड करना चाह रहा हूं, तो v1 वेलोसिटी की टेल से v2 वेलोसिटी की हेड तक जाने वाला जो वेक्टर होगा वो इन दोनों का सम बताएगा। अंडरस्टैंड? और ये जब एक आर वेक्टर आया, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, वो हम निकालना सीख लेंगे, और इसकी डायरेक्शन होगी, तो हम कंप्लीट तीसरा वेक्टर भी बता देंगे। और क्योंकि इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया है, इसलिए इस लॉ का नाम दे दिया गया बस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। बस एक वेक्टर की हेड को अरेंज टेल ऑफ ए वेक्टर ऑन हेड ऑफ अनदर वेक्टर। जैसे ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा फ्रॉम टेल ऑफ इनिशियल, यानी कि जिसकी हेड पे हमने रखी है, फ्रॉम टेल ऑफ इनिशियल वेक्टर टू हेड ऑफ फाइनल वेक्टर की तरफ। हेड ऑफ फाइनल वेक्टर मतलब जिस वेक्टर की टेल को हमने पुट किया था, एक नया वेक्टर मिलेगा जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं या सम कहते हैं या a + b, जो भी आप कहना चाहो, वो वेक्टर होगा, वो वेक्टर ही। अब वो क्योंकि वो वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी, और ये हम निकालना अभी सीख लेंगे आज की क्लास में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट इज नथिंग बस सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि जब दो वेक्टर को जोड़ेंगे तीसरा वेक्टर मिलेगा, उसी को रिजल्टेंट का नाम दे दिया, जो उनका आंसर होता है, ऐसे समझ लो। तो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि वेक्टर ए था और वेक्टर बी को ऐसे पुट किया था मैंने। अंडरस्टैंड? तो थोड़ा सा बैक कर देता हूं, तो रुको। वेक्टर बी ऐसा कुछ था जब मैंने पैरेलली शिफ्ट नहीं किया था। तो इस बार मैं कह रहा हूं कि मैं वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो कैसा रहे। तो वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट किया और वेक्टर बी की हेड पे रख दिया। पैरेलली शिफ्ट का मतलब एंगल नहीं चेंज होना चाहिए दोनों के बीच में। वेक्टर ए यहाँ है, इसका एंगल इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 0 है, यहाँ भी ये पैरेलल शिफ्टिंग में हमने सीख लिया था, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही मैं वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखूंगा तो दोनों का सम करना चाह रहा हूं, इसका मतलब है। तो इनिशियल वेक्टर की टेल से फाइनल वेक्टर की हेड की तरफ मेरे को एक रिजल्टेंट मिलता है, ये भी ट्रायंगल ही बना। अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर दूं, जो पीछे अभी ट्रायंगल बना है हमारा, ये ट्रायंगल आप समझ सकते हैं, देखना कि ये मैंने ए को शिफ्ट किया तो ये ट्रायंगल बना, और अगर मैंने बी को शिफ्ट किया होता तो देखो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए प्लस बी बना। हाँ कि ना? इसको रिजल्टेंट का है। अंडरस्टैंड? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों शिफ्टिंग अगर कोई बच्चा कैसे भी कर सकता है, कोई कन्फाइन तो नहीं है कि कोई बच्चा ए को शिफ्ट करे या बी को, बस सही शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो अगर मैं दोनों को एक साथ शिफ्ट कर रहा हूँ, कोई ए को बी से शिफ्ट कर रहा है, कोई बी को ए से शिफ्ट कर रहा है, तो कुछ इस तरह की फिगर दिखेगी हमें। अंडरस्टैंड? मतलब ये जो कॉमन साइड आई है, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या? अगर आपने वेक्टर ए पे बी को शिफ्ट किया तो ट्रायंगल, अगर वेक्टर ए को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो भी एक ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स को जोड़ते हैं तो एक पैरेललोग्राम बनता है क्या, इमेजिनरी, ऐसा कुछ। मैं सही से बना देता हूं, वेक्टर एंड दिस वेक्टर, अगेन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। इसको ध्यान से देखेंगे, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी को शिफ्ट किया तो रिजल्टेंट मिला। ठीक है, हो सकता है कोई ए को शिफ्ट कर दे, तो ये वेक्टर ए को शिफ्ट कर दिया और ये वेक्टर बी को इधर था, ये तो ये एक और ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल्स। या फिर आप कह सकते हो सर ये तो पैरेललोग्राम बन गया।
मतलब बेसिकली पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो, ये है बस आपने शिफ्टिंग किस तरह से की है उस पर डिपेंड करेगी। यानी कि अगर आपने शिफ्टिंग इस तरह से कर दी कि आपने वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बना दिया, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बना दिया, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कॉमन टेल टू कॉमन हेड की तरफ जाएगा। कॉमन हेड, देखो ध्यान से, ये दोनों की कॉमन टेल ये पॉइंट है क्या, ए और बी की, और इन दोनों की कॉमन हेड ए और बी की ये पॉइंट है क्या, और हमारा जो रिजल्टेंट है वो यही आ रहा है क्या दोनों केसेस में। जब वेक्टर ए को शिफ्ट किया तो भी आया, जब वेक्टर बी को शिफ्ट किया तो भी यही आया। तो अगर आपने पैरेललोग्राम की साइड्स बना दी दोनों वेक्टर को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो इन दोनों की कॉमन टेल से इन दोनों की कॉमन हेड की तरफ जो जाने वाली डायरेक्शन होगी वही रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी और उधर ही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो मैं बेसिकली कन्फाइन कर देता हूं। देखिए ट्रायंगल लो क्या है कि आपने किसी एक साइड को ट्रायंगल की एक साइड की तरह शिफ्ट किया, वेक्टर ए को बी को शिफ्ट कर दिया, तो ये वेक्टर ए प्लस बी, और इन दोनों के बीच में एंगल था थीटा। अगर मैं कहूं आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस तरह से शिफ्ट किया, वेक्टर बी को इस तरह से शिफ्ट किया कि ये दोनों पैरेललोग्राम की एक साइड बन गई, तो आपको पता है या तो आप इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हो या इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, तो एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनता है। तो इन दोनों की कॉमन टेल से और इन दोनों की कॉमन हेड की तरफ जो डायरेक्शन होगी कि ए को शिफ्ट करोगे तो इसकी हेड इधर आएगी, बी को करोगे तो इधर आएगी, तो कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ जो डायरेक्शन आएगी वही रिजल्टेंट की आएगी, उसी को हम कहते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अंडरस्टैंड। और ध्यान देने वाली बात क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। अंडरस्टैंड। तो आपको जब भी किसी दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप चाहो तो उन्हें पैरेललोग्राम की साइड बना लो या उन्हें ट्रायंगल की साइड बना लो। मतलब जब भी सर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो या तो पैरेललोग्राम बनेगा या ट्रायंगल बनेगा। अंडरस्टैंड। तो पैरेललोग्राम बनेगा तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बस ये तो शेप बन गई, जैसी वैसा नाम दे दिया। बेसिकली आपको एडिशन सीखना था, एडिशन हमने सीख लिया। एडिशन करने के लिए सिंपल सी बात है, किसी भी एक वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रख दो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो कि एक वेक्टर की हेड के ऊपर टेल नहीं रखते हो, यानी कि एक वेक्टर की टेल पे दूसरे वेक्टर की टेल रख देते हो, तो पैरेललोग्राम बनेगा। आपको दोनों साइड्स इमेजिनरी शिफ्ट करनी पड़ेंगी, तो कॉमन टेल से और कॉमन हेड की तरफ जाने वाली डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर देगी। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि आप हेड पे ही शिफ्ट कर रहे हो लास्ट में इवेंचुअली। अगर आपने हेड के ऊपर शिफ्ट किया तो ट्रायंगल बनेगा, अगर टेल पे शिफ्ट किया तो पैरेललोग्राम बनेगा। अंडरस्टैंड। आपको डिफरेंस समझ में आएगा। पैरेललोग्राम तब बनेगा जब आपने वेक्टर ए और बी को जोड़ना था और वेक्टर ए की टेल पे शिफ्ट कर दिया वेक्टर बी, ऑटोमेटिक एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनेगा और उन दोनों की कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ जाने वाला रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। और ये कैसे निकाला, ये ट्रायंगल लो सी। अगर आपने वेक्टर ए की हेड के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ऑब्वियस है ट्रायंगल बनेगा। अंडरस्टैंड। तो इतना ही बेसिक था ये रिजल्टेंट जानने का। अब हमारी क्यूरियोसिटी ये होनी चाहिए कि ये रिजल्टेंट जो है इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज का सम है, सम का एक वेक्टर बना है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो ये देख लेते हैं कितनी कितनी होगी। मान लो कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है। अंडरस्टैंड। इससे पहले आपको पूरा ही दिखा देता हूं। वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। और ए एंड बी के बीच में जो एंगल है थीटा, सीधा लिख देता हूं, वो है मतलब थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है। मेरे को निकालना है इन दोनों का सम और कंप्लीट बताना है उसकी मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन। तो अभी अभी हमने सीखा है इनको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं सम निकालना है, इसका मतलब एक वेक्टर को उठाऊंगा और दूसरे वेक्टर की हेड पे शिफ्ट कर दूंगा पैरेलली। शिफ्ट किया जैसे ही, तो अब मेरे को पता है कि पहले वाले वेक्टर की टेल से और दूसरे वाले वेक्टर की हेड की तरफ जाने वाला वेक्टर ही रिजल्टेंट वेक्टर या फिर ए प्लस बी वेक्टर होगा। अंडरस्टैंड। चाहो तो आप इसको इसकी टेल पे शिफ्ट कर सकते थे, टेल पे शिफ्ट करते कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ। ओके। तो अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर नया आया है ये कितना होगा,
तो आपको पता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा, और ये मैंने अच्छे समझाया था जब प्रॉपर्टी समझाई थी। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टर बी से, ध्यान सुनना, अगर मैं वेक्टर बी से एक परपेंडिकुलर डाल दूं जब ए को आगे एक्सटेंड किया, तो मतलब ए वेक्टर ये भी तो है, वेक्टर ए ये है, तो अगर मैं बी की हेड से एक टेल डाल दूं तो इनको मैं नाम दे देता हूं ओ ए बी, और ये सी, ये बी सी नाम की परपेंडिकुलर अगर ए सी लाइन पे मैं डाल दूं तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो मुझे पता है कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है ए सी और हाइपोटेन्यूज कितनी है ए बी। बेस बाई हाइपोटेन्यूज कितनी है ए बी यानी कि बी वेक्टर, और बी वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो इधर तो मैग्नीट्यूड ही आएगा, लेंथ ही जाननी है मेरे को, तो मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर बी कह दो, चाहे मैं सिंपली बी नोट कर सकता हूँ बी। तो बेस इज बी कोस थीटा, क्लियर। अब अगर मैं जानना चाहूं साइन थीटा कितना होता है, तो साइन कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिर से बी है, तो साइन थीटा विल बी बी साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर, अंडरस्टैंड। तो मेरे पास बेस की और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, ये आ गई बी साइन थीटा और ये आ गया ए कोस बी कोस थीटा। एसी की वैल्यू और बीसी की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो एक नया ट्रायंगल बन गया मेरे पास, ध्यान से देखना भाई, ओ टू सी एंड इधर ये बी और ये ए, ठीक है। ये बीसी की वैल्यू है बी साइन थीटा एंड ओसी की वैल्यू है ए प्लस बी कोस थीटा। ए कहां से आई सर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए सिंपली लिख सकता हूँ ना, सिंपल मैंने नोटेशन बताई थी, ए लिख दिया तो मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, या इसको मॉडुलस में बंद कर दो, अंडरस्टैंड। तो ए प्लस बी कोस थीटा तो ओसी लेंथ आई और बीसी। अब मैं ओबी निकाल सकता हूँ आराम से, किससे, ओबी स्क्वायर क्या होगा पाइथागोरस से, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ओबी विल बिकम अंडर रूट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, ये बनेगी भाई। तो यहां से बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये बन गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, और ओ बी ही हमारा रिजल्टेंट है क्या भाई। तो यानी कि ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, या तो ऐसे लिख दो या सिंपली मैं लिख दूं इसको आर से। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब आपको जानना है सर इसकी डायरेक्शन भी बताओ। डायरेक्शन जानने के लिए सिंपली ये बताओ, इस एंगल को निकाल दूं, मैंने नाम दे दिया फाई। तो आपको पता है टेन फाई विल बी, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बी साइन थीटा परपेंडिकुलर और बेस इज ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा, अंडरस्टैंड। तो यहां से फाई विल बी टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। तो ये इस वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, या आप कह सकते हो आर कैप आ गई, ये नहीं, ये आर कैप आ गई, अंडरस्टैंड। तो हमारा जो कंप्लीट वेक्टर है वेक्टर आर, उसकी वैल्यू क्या आई, उसकी वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta and tan inverse b sin theta divided by a plus b cos of theta। तो ये जो कंप्लीट आ रहा है ये क्या है, दो वेक्टर्स को जोड़ने पे इतनी वैल्यू आती है, अंडरस्टैंड। ये आपका रिजल्ट फाइनल है। तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या सम का मैग्नीट्यूड, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और डायरेक्शन पूछे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो कंप्लीट रिजल्टेंट आया है हमारा, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि रिजल्टेंट आएगा, इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा सम करते हैं, उसका एक मैग्नीट्यूड आएगा और उसकी एक डायरेक्शन आएगी, अंडरस्टैंड। तो मैग्नीट्यूड तो उसका आया है सर
अंडर रूट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंड उसकी डायरेक्शन आई है सर tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो एंगल फाई था मेरा, जस्ट ए सेकंड, हाँ, ये एंगल फाई वेक्टर आर और ये वाला एंगल था, ऐसे समझो ये वाला एंगल ही तो है फाई। तो वेक्टर आर जो नया वेक्टर आया है और वेक्टर ए के बीच का एंगल मेरा फाई है। वेक्टर ए और बी का एंगल मेरा थीटा है। वेक्टर आर यानी कि नया वेक्टर रिजल्टेंट या ए प्लस बी वेक्टर, इसका और ए वेक्टर के बीच का एंगल मेरा फाई है। अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास में हमने ये देख लिया कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। सर दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो एक नया वेक्टर मिलता है रिजल्टेंट आर। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेड के ऊपर दूसरे की टेल को पुट करेंगे तो वैसे ही एक नया रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा जिसकी डायरेक्शन इनिशियल की टेल से दूसरे की हेड की तरफ। तो ट्रायंगल लो, अगर आपने हेड पे पुट किया है और टेल से टेल पुट कर दी तो पैरेललोग्राम लो और उसमें कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है इसका खुद का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और खुद की कुछ डायरेक्शन होगी। तो सर इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab एंड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। और सर उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, जो कि है फाई। फाई क्या है, किसी भी एक वेक्टर, वेक्टर ए और आर के बीच का एंगल है मेरे लिए। तो tan इनवर्स बी मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड बी इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो जब भी आपसे सम पूछे तो आपको ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, दोनों को साथ लिखोगे तो आपने उसका सम लिख दिया, यानी वेक्टर ए और बी को ऐड करते ही आपका इतना मैग्नीट्यूड और इतनी डायरेक्शन आनी चाहिए। और आप चाहो तो उसको ट्रायंगल लॉ से सोल्व करो, चाहे पैरेललोग्राम समझ के सोल्व करो, रिजल्टेंट सेम आएगा। और ये होता है हमारा एडिशन। अब हम देख लेते हैं एक छोटी सी चीज, यूनिट वेक्टर का जो सिग्निफिकेंस मैंने बताया था कि ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो मैं दिखा देता हूँ। 3i कैप एक वेक्टर है, तो मैंने 3i कैप, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड 4j कैप एक वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। तो मैंने इसकी हेड के ऊपर एक वेक्टर 4j कैप रख दिया। अंडरस्टैंड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 को, भाई दोनों के टेल्स के बीच का एंगल ही तो मापते हैं। चाहो तो आप इस 4j कैप को यहाँ पुट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा 4j कैप को तो कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ जाने वाला रिजल्टेंट मिलेगा, और यहाँ पुट करूंगा तो टेल से हेड की तरफ जाने वाला। समझे। जैसे ही मैंने टेल पे टेल पुट की तो पैरेललोग्राम लो और टेल हेड पे टेल पुट की तो ट्रायंगल लो। तो ये मेरा हर एक दोनों केस में ये मेरा रिजल्टेंट होने वाला है, जिसको हम कहेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सही है क्या। तो रिजल्टेंट हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, इसको ग्राफ पे मैं एक बार बना देता हूं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसमें कहीं पे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये जो वेक्टर है ये हमारा है 3i कैप और इधर है 1 2 3 4। तो ये जो हमारा वेक्टर होगा ये होगा हमारा 4j कैप। अंडरस्टैंड। तो पैरेललोग्राम लो क्या कहती है कि इन दोनों की कॉमन टेल से इधर पैरेललोग्राम की कोई हेड आएगी, इधर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये रिजल्टेंट होगा, या इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ट्रायंगल लो से भी यही रिजल्टेंट रहेगा। ये हमारा रिजल्टेंट है आर, मतलब ये इधर और ये इधर, ओ से पी पॉइंट तक। और आर रिजल्टेंट क्या होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सही है। तो ये आ गया। अब मेरे को बताना है इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, उससे निकाल सकते हो। चलो मैं उससे ही निकाल देता हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो वही 3 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें 4 का स्क्वायर 2 into magnitude of vector A, magnitude of vector B and cos of angle between them. Understand? तो ये कितना हुआ अभी, एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो 9 प्लस 16 और ये कितना होगा cos 90 की वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट 0, दैट मीन्स 5। वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 आया। चाहो तो आप ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो उससे भी निकाल सकते हो पाइथागोरस से। तो ये वेक्टर R का मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर आर की डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था ये एंगल होता है फाई, एंड फाई इज tan फाई निकाल लेते हैं पहले।
tan phi इज सर b sin थीटा। b sin थीटा का मतलब b वेक्टर कौन सा है, ये इंटू साइन थीटा, तो b sin थीटा, थीटा कितना है 90, 90 का वैल्यू 1, तो b की वैल्यू एज इट इज, b कितना है 4, और ये कितना होता है भाई a प्लस बी कोस थीटा, b कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, b इंटू कोस इंटू थीटा की वैल्यू 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो a बचेगी सिर्फ। तो ये हमारे पास बचा tan phi b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कोस थीटा। चाहो तो इससे निकाल लो, इससे निकालोगे तो 90 की वैल्यू पुट करते ये 1 और ये 0, तो b बाई a बचेगा। और चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितनी है इसकी 4 और बेस कितनी है 3, तो वही बात बनी, tan phi b की वैल्यू है 4 और इसकी 3, और 4/3 होती है भाई 53, तो ये एंगल तो आ गया 53। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे को आर कैप जो हम बार बार बता रहे थे सर इसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है वो निकालना है, तो आर कैप के लिए मैंने एक फॉर्मूला बता रखा आपको, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो याद आया किसी को, वेक्टर ए कैप इज वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो आर कैप विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप, ये तो आर वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड है 5, ये कितना होगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, 3/5 कितना हुआ 0.6 आई कैप प्लस ये कितना हुआ 0.8 जे कैप। ये आया हमारा आर कैप वेक्टर, जो नया वेक्टर आया है डायरेक्शन वेक्टर जिसको हमने कहा है। और मैं बार बार आपसे कहा था कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, और अभी अभी मैंने आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया। क्या होता है सर, देखो इस डायग्राम को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये 3i कैप था भाई हमारा, और ये 4j कैप था, ये हमारा ओपी वेक्टर है जिसको हमने आर वेक्टर का नाम दिया है, ये हमारा 4j कैप है। अब जो हमारा नया वेक्टर आया है वो आया है 0.6, यानी कि ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, जो भी था 3, ये 1 2 3 एंड ये 4, तो 0.6 इन आई कैप का मतलब यहां कहीं होगा भाई, ऐसे 0.6 आई कैप, और 0.8 जे कैप मतलब 1 से छोटा इधर भी मिलेगा ये, यानी कि एक ऐसा मिलेगा, ये अगर 0.6 आई कैप है तो ये 0.8 आई जे कैप, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी यही मिलना है भाई, हाँ कि ना, तो ये रिजल्टेंट मिलेगा इन दोनों का, इधर से और इधर से, अंडरस्टैंड 0.8 0.8। ये जो नया वेक्टर आर कैप आया है ये तो है आर कैप, इस आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, अंडर रूट 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 0.36 प्लस 0.64 कितना होगा ये अंडर रूट 1.00 होगा, तो ये हो गया 1। आर कैप की वैल्यू कितनी आई 1, इसका मतलब देखो जो ये नया वेक्टर आया है 3i कैप और 4j कैप को जोड़ा है, ये एक आर वेक्टर आया है और इसका यूनिट वेक्टर आया है इसी की डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ का 1 आई है ना उसकी लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब ये जो वेक्टर आया है हमारा, ये जो वेक्टर आया है ये जो वेक्टर हमारा आया है इसकी लेंथ कितनी है 1, अंडरस्टैंड, डायरेक्शन कितनी है, जितनी आर वेक्टर की डायरेक्शन आई है 53 डिग्री आया था, तो इसकी डायरेक्शन भी यही है और इसकी लेंथ यूनिट वेक्टर है, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या हुआ, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 या हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। मतलब अगर मैंने आर वेक्टर लिखा है तो इसका जो आर मैग्नीट्यूड और आर कैप, इस यूनिट वेक्टर को जो मैंने डिफाइन किया था ये होता है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, यानी कि इसकी लेंथ तो होगी, जैसे आर वेक्टर इधर है तो इसी के अंदर इसी की डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट लेंथ का जो वेक्टर होगा वो ही होगा आर कैप, अंडरस्टैंड। देखो इसका एंगल भी 53 ही है और इसकी लेंथ भी अलोंग आर है, तो ये बेसिकली यूनिट वेक्टर का एक नया मतलब, नया तो क्या है बेसिकली यूनिट वेक्टर यही होता है,
जैसे ए वेक्टर लिख दिया तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये जो ए कैप है ये बताएगा वेक्टर ए की तरफ जाने वाला यूनिट लेंथ का वेक्टर, यूनिट लेंथ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यानी कि अगर कल को मैं लिख दूं वेक्टर ए, इधर लिखता हूं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कैप, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड तो ए वेक्टर के जितना है और डायरेक्शन उसकी बी वेक्टर की तरफ है। समझे? तो ये चीज आपको समझनी थी कि यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और वो डायरेक्शन बताएगा जिस वेक्टर की आप बात कर रहे हो। आर कैप क्या हुआ, यूनिट वेक्टर तो इसका 1 आया और डायरेक्शन इसकी अलोंग आर आई, अलोंग वेक्टर आर। सही है क्या? तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बस जस्ट ए डायरेक्शन हैविंग मैग्नीट्यूड 1 अलोंग वेक्टर जिस वेक्टर को वो डिफाइन कर रहा है। तो अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन है इसकी यूनिट तो लेंथ होगी और ये किस तरफ होगा, अलोंग वेक्टर ए। क्लियर? तो ऐसे आपको समझना है यूनिट वेक्टर, क्योंकि जब कंपोनेंट पढ़ोगे तब काम आएगी ये चीज। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर और दोनों लॉज देखे हैं और यूनिट वेक्टर क्या होता है ये देखा है, इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा है कि यूनिट वेक्टर इज नथिंग जस्ट ए यूनिट लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। सही है कि अगर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बी है तो इसका यूनिट वेक्टर होगा इसी की डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का। ओके, तो आई होप आपको आज क्लास समझ में आई हो। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।